हेलो एवरीवन, लीगल वेयर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष कुमार है। आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी के रिजेक्शन के कारणों पर चर्चा करेंगे, या फिर जिन कारण से सब्सिडी रिजेक्ट हो जाती है या थर्ड स्टेज में फंसी रहती है। आज हम ऐसे कारणों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या वो ऐसी टर्म और कंडीशन थी या हमें मालूम होनी चाहिए थी एक प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी को अप्लाई करते वक्त। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी के रिजेक्शन यानी फेलियर को लेकर है। क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपकी सब्सिडी रिजेक्ट हो जाती है? इन्हीं पॉइंट्स पर अभी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म प्रधानमंत्री आवास योजना का बैंक को फिल करके दिया है, उसमें जो भी आपने डेटा दिया है वो डेटा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। जैसे आपने आधार कार्ड दिया है, आपने पैन कार्ड दिया है, नाम सेम होना चाहिए, कोई मिसमैच ना हो, उसी का ही आपने एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी लगाया है, उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्म फिल किया है। आपने डेट ऑफ बर्थ चेक कर लिया है, दोनों में डेट ऑफ बर्थ सेम आ रही है। आपने उसके साथ डिक्लेरेशन भी लगाया है। अब डिक्लेरेशन भी जो आपने भर कर दिया है वो प्रॉपर तरीके से भरा होना चाहिए। आपने जो फोटो लगाई है प्रॉपर्टी के साथ में, फैमिली फोटो जो लगाई जाती है, वो फोटो आपने बैंक को दी है। तो ये सारा डाटा जो है ये सीएनए पोर्टल पर बैंक अपलोड करता है। सेंट्रल नोडल एजेंसी के पोर्टल पर जो भी जिससे असाइन है या जिसको मैप है, ये एक लिस्ट है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, अभी डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि आपका जो बैंक है वो किस सेंट्रल नोडल एजेंसी के साथ मैप्ड है। तो ऐसे करके जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बैंक को जमा करेंगे तो सही तरीके से जमा करने पर आपकी सब्सिडी फेलियर नहीं होगी, रिजेक्ट नहीं होगी। अब दूसरा ये समझते हैं इसमें कि एलिजिबल कौन है। प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी के लिए एलिजिबिलिटी को चेक करना जरूरी है कि आप क्या उसमें एलिजिबल हैं। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसमें कि बेनिफिशियरी कौन है। बेनिफिशियरी वो वाइफ, हस्बैंड और अनमैरिड चिल्ड्रन, इनकी एक फैमिली है। ये फैमिली इसका बेनिफिट उठा सकती है इस योजना का। तो क्या कंडीशन है कि ए बेनिफिशियरी फैमिली विल कंप्राइज हस्बैंड, वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन, यानी जो फैमिली है उसके नाम से कोई पक्का मकान भी पूरे भारतवर्ष या किसी राज्य में या किसी पार्ट में उसके पास रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, कोई पक्का हाउस नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन हो गई। इन दो कंडीशन को भी चेक करना जरूरी है। बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे बोरोवर्स का कहना है कि मेरे पास एक प्लॉट है जो मेरा होम टाउन में है। सर जी, प्लॉट पक्का हाउस नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड कोई पक्का हाउस नहीं है। पक्का हाउस वो जो रहने योग्य है, और जो ये रहने योग्य के साथ साथ जिसकी रजिस्ट्री हो रखी है वहां के कंसर्न सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आप अगर आपने पहले से ही आपके पास में अगर यदि कोई पक्का मकान है जिसकी रजिस्ट्री पूरे भारतवर्ष के किसी भी राज्य में है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके बावजूद भी अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो रिजेक्शन पक्का होना है। कारण उसका यह है, नेटिव प्लेस में जाने के बाद में जब ड्यू डिलिजेंस होता है या वेरिफिकेशन होता है तो वहां पर ये चीज सामने निकल कर आ जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी एजेंसीज इसको चेक कर रही होती हैं वो ये चेक कर लेती हैं कि इस व्यक्ति या इस आवेदक के पास में पहले से ही पक्का मकान है, तो दैट काइंड ऑफ पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर पीएमएवाई स्कीम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल नोडल एजेंसीज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सेंट्रल नोडल एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसाइड की हैं वो बेसिकली तीन हैं। सेंट्रल नोडल एजेंसी केवल तीन हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्न करती है। पहली चीज है सीएनए, सेंट्रल नोडल एजेंसी। क्या है? हुडको। दूसरी क्या है? एसबीआई। और तीसरी क्या है? एनएचबी।
आप अपने बैंक को चेक कर सकते हैं कि वो इनमें से किस सेंट्रल नोडल एजेंसी के साथ मैप है, क्योंकि सब्सिडी लाकर आपके अकाउंट में क्रेडिट करने का काम इन्हीं का ही होता है। इनसे जो सब्सिडी है ये पीएलआई में जाती है, यानी प्राइम लैंडिंग इंस्टीट्यूट में जाती है, जिसको हम बोलते हैं कोई भी बैंक हो सकता है यहाँ पर, या कोई भी एनबीएफसी हो सकती है। यानी सब्सिडी यहाँ से क्रेडिट होने के, यहाँ से पास होने, अप्रूव होने के बाद में आपके अकाउंट में, पीएलआई के अकाउंट में जाती है और पीएलआई से आपके अकाउंट में, आपके लोन अकाउंट में आती है। इसकी डेफिनेशन में आगे समझते हैं हम। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज क्या है, इसमें वो कौन कौन सी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करती हैं। वो अर्बन लोकल बॉडीज हो सकती हैं, हाउसिंग बोर्ड हो सकते हैं, या एसएलएसएमसी हो सकते हैं। और अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग 1.3, इसमें जो पॉइंट दिया है ये पॉइंट वही है जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया है, यानी बेनिफिशियरी के फेवर में कोई भी पक्का मकान ना हो, बेनिफिशियरी की फैमिली में अनमैरिड चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ होने जरूरी है, और एक इसमें इंपॉर्टेंट है कि फीमेल मेंबर का होना जरूरी है, यानी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी रजिस्ट्री फीमेल और हस्बैंड के ज्वाइंट नेम में होगी तो ये रजिस्ट्री एप्लीकेबल होगी उस केस में जहां पर कोई फीमेल मेंबर है ही नहीं, वहां पर केवल हस्बैंड के नाम में प्रॉपर्टी रजिस्टर हो सकती है। क्योंकि अभी हमने बेनिफिशियरी की बात की है, तो बेनिफिशियरी को जो सेंट्रल असिस्टेंस मिलने वाली है, ये सेंट्रल असिस्टेंस सिर्फ उसी को मिलेगा या तो फीमेल मेंबर, हेड ऑफ द फैमिली अगर फीमेल मेंबर है, या फिर फीमेल के साथ में हस्बैंड के नाम से ज्वाइंट ओनरशिप में अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और पीएमएवाई अप्लाई करते हैं तो इसे इसका लाभ मिल सकता है। उस केस में, जिस केस में कोई भी फीमेल फैमिली मेंबर नहीं है, उस केस में मेल फैमिली मेंबर को, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसे इस योजना का लाभ मिल सकता है। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं अभी इसमें। टू पॉइंट थ्री थोड़ा सा देख लेते हैं। 2.3 क्या कहता है कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी एनबीसी के, नहीं, नेशनल बिल्डिंग कोड जो है उसके अकॉर्डिंग बनी होनी चाहिए। नेशनल बिल्डिंग कोड क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में कभी बात और कर लेंगे, लेकिन नेशनल बिल्डिंग कोड का मीन्स आप ओवरऑल ये समझिए कि कोई भी बिल्डिंग प्लान जो नक्शा बनाकर अप्रूव्ड हुआ है, यानी बिल्डिंग नक्शे के अकॉर्डिंग बनी हुई है। अब नक्शे के अकॉर्डिंग अगर कोई छोटा प्लॉट है, वहां पर अगर नक्शा अवेलेबल या नक्शे की कंडीशन नहीं लगी है, तो ऐसे में जो एसएलएसएमसी है उसके अप्रूवल लेने के बाद में उस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, जिस पर पीएमएवाई का लाभ मिल सकता है। पॉइंट नंबर 2.4 भी चेक कर लें। द हाउसेस अंडर द मिशन should be designed and constructed to meet the requirement of the structural safety, earthquake, flood, landslides, etc. यानी जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जो कोड हैं उसमें बिल्डिंग ऐसे बनी होनी चाहिए कि अर्थक्वेक आ जाए तो फर्क नहीं पड़े, फ्लड आए, साइक्लोन आए, लैंडस्लाइड्स हो जाए, तो इसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ऐसी ही प्रॉपर्टी पर अगर हम पीएमएवाई अप्लाई करेंगे तो हमें इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की कैटेगरी को बहुत ही ध्यान से भरना चाहिए। आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं उस कैटेगरी को ही भरना चाहिए, अदरवाइज आपकी सब्सिडी रिजेक्ट हो जाएगी। सपोज आपका इनकम पूरी हाउस होल्डिंग की इनकम का जो स्लैब है वो 6 लाख रुपए है, अगर 6 लाख से अधिक है तो आप इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते। आपकी प्रॉपर्टी का जो कारपेट एरिया है वो कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर से ऊपर है तो आप इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते हैं। तो पीएमएवाई एप्लीकेशन में कैटेगरी भरने से पहले इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा कि आपने जो कैटेगरी भरी है क्या वो करेक्ट है। अगर वो करेक्ट है तो पीएमएवाई एप्लीकेशन आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। इसमें एमपीवी कैलकुलेशन जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है या एलआईजी कैटेगरी के लिए है, वहां पे जो एनपीवी कैलकुलेशन है वो 6.5% का है, यानी आपको ये समझिए इंटरेस्ट सब्सिडी जो मिल रही है वो 6.5% की मिलेगी। किस अमाउंट पर? 6 लाख तक के अमाउंट पर।
यानी 6 लाख तक का जो अमाउंट है उस पर आपको सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप इससे ऊपर का लोन ले रहे हैं तो बचे हुए लोन पर जो बैंक आपको चार्ज करेगी वो आपको जो एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वही लगेगा, लेकिन 6 लाख पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। अगर ये 6 लाख का अमाउंट आप इससे कम कर देते हैं तो आपकी सब्सिडी कैलकुलेशन कम हो जाती है। अगर आप टेन्योर ये 20 साल से कम कर देते हैं तो आपकी सब्सिडी का कैलकुलेशन कम हो जाता है। तो ये तो रही कैटेगरी की बात।